तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 21वें अध्याय का भाग 3, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। तो उस न्यूरॉन से तंत्रिका जो आवेग आ रहे हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और उसका संचरण कैसे होता है, मतलब वो आवेग एक से दूसरे न्यूरॉन में जाते कैसे हैं, किस तरीके से संदेश का संचरण जो होता है न्यूरॉन टू न्यूरॉन होता है, वो देखेंगे इस पार्ट के अंतर्गत। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक समझने वाली बात है, बहुत इजी सी बात है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कर दूं एकदम कूल डाउन हो जाओ, काम हो जाओ, क्योंकि इट्स ए वेरी इजी टॉपिक, बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि एक बार में समझ लिया तो, एकदम ध्यान देकर के, फोकस देकर के। चलो, तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं, ठीक है। उद्दीपनशील है क्यों? क्योंकि ये क्या देती है, रिस्पॉन्स करती है ना। छिपकली आई थी, रिस्पॉन्स किया तभी तो हटा, यदि रिस्पॉन्स नहीं करते तो अपन छिपकली को नहीं हटा पाते और मैं चीखते 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 बेहोश ही हो जाती। क्लियर? सो क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। कैसे रहती है? ध्रुवीय अवस्था में रहती है, पोलराइजेशन अवस्था में रहती है। विभिन्न प्रकार के आयन पथ चैनल तंत्रिका झिल्ली पर पाए जाते हैं जो हम बनाएंगे। ये हमारी तंत्रिका झिल्ली है, ठीक है। ये हमारी न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। इस न्यूरॉन मेम्ब्रेन पे डिफरेंट चैनल्स पाए जाते हैं और उसी चैनल्स की वजह से जो आवेग है उनका संचरण देखा जा सकता है। क्लियर दैट? तो कैसे होते हैं? जैसे कुछ होते हैं पंप, ठीक है, कुछ होते हैं पंप, जैसे अपन पंप करते हैं ना, ऐसे आपको पता हो तो, जैसे अपने स्टोव होता है, स्टोव में अपन वो डाल देते हैं, केरोसिन ऑयल डाल देते हैं और उसमें अपन पंपिंग करते हैं। इससे क्या होगा, वो तेल का रिसाव उस नलिका से होते हुए वहाँ चूल्हे पे जाएगा, जहाँ पर आग लगती है, जहाँ पर तुम खाना पकाते हो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अपन पंपिंग के द्वारा कर रहे हैं। तो वैसे ही कुछ पंप भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो गेट या चैनल होते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल गेट। मैकेनिकल गेट कहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल, ठीक है। एक तरह के ये हो गए। एक जो चैनल होते हैं उसको हम कहते हैं आयन गेटेड चैनल, और एक हमारा होता है लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड गेटेड चैनल। तो हमें विशेषकर जो चैनल देखने हैं, एक तो पंप वाले देखने हैं, एक मैकेनिकल गेटेड चैनल देखने हैं, एक हमें लाइगेंड गेटेड देखने हैं और आयन गेटेड चैनल देखने हैं। देखो, आयंस के बारे में तो तुम्हें पता ही लग गया होगा कि हमारे पास बाइकार्बोनेट होता है, हमारे पास कैल्शियम होता है, हमारे पास सोडियम होता है, हमारे पास पोटेशियम होता है। इनके आवागमन के लिए कुछ चैनल्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी। अब मेरे को मूव करनी है ना, ये मेरे को एल्बो मूव करनी है, मुझे बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये कार्य कौन करेगा? मेरे आयन गेटेड चैनल करेंगे, वो कैल्शियम पहुंचाएंगे ताकि मैं इजीली मेरी एल्बो को मूव कर सकूं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पे मैकेनिकल में क्या होता है, इसको अपन जो ये पंप्स हैं ये कैसे होते हैं? लीकी होते हैं बेटो, है ना, लीकी होते हैं। इंग्लिश में इसको इस तरीके से लिखते हैं, लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स का क्या मतलब होता है कि देखो, अपन नहीं कहते हैं अपनी, जैसे नल खराब हो जाती है, बूंदे गिरती रहती है, तो अपन कहते हैं ना कि अरे मम्मा अपनी तो नल जो है वो लीक कर रही है, यानी कि बंद होने के बाद भी उसमें से टप 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 पानी बहता जा रहा है। तो जब वो चैनल बंद है लेकिन फिर भी उसमें से आयंस निकल रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लीकी चैनल गेट, ठीक है, लीकी गेटेड चैनल्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? देखो, आयन समझ में आ गया, लीकी चैनल आ गया। मैकेनिकल गेटेड चैनल में क्या होगा कि जब जब रिक्वायरमेंट होगा, जब मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली को यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिक जब हमें आवश्यकता होगी सोडियम, पोटेशियम या आयंस की, तो कौन सा गेट खुलेगा? वो गेट खुलेगा हमारा मैकेनिकल गेट।
और हमने बोला लाइगेंड गेटेड चैनल। लाइगेंड गेटेड क्या होगा, जैसे ही मतलब कोई आएगा तभी गेट खुले। जैसे तुम जाते हो मॉल्स में जाते हो, मॉल में क्या होता है आजकल कांच के गेट लगे हुए हैं, तुम जैसे ही उसके पास जाओगे तो सेंस होगा, उसके अंदर सेंसिंग होगी और वो गेट ओपन हो जाएगा। जैसे ही तुम बाहर निकल जाओगे गेट वापस से क्लोज हो जाएगा। तो उसी आधार पर भी जो हमारे न्यूरॉन है उसके अंदर ये लाइगेंड गेटेड चैनल काम करता है। बेसिकली यहाँ पर केमिकल आते हैं यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं जो कि इन चैनल्स को क्या करते हैं, आगे के लिए ओपन करने में हेल्प करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, यहां तक समझ में आ गया। अब हमने क्या बोला, ये विभिन्न प्रकार के आयन चैनल अपन ने देख लिए। ये आयन पथ विभिन्न आयनों के लिए चयनात्मक पारगम्य है। चूंकि ये मेम्ब्रेन है तो सेलेक्टिव होगी। सेलेक्टिव यानी कि चयन करेगी तेरे को आना है कि तेरे को नहीं जाना है, पोटेशियम कितना आएगा, सोडियम कितना आएगा, कैल्शियम का कितना रिक्वायरमेंट है। ऐसा थोड़ा ना कि अरे भीड़ भरी और ये लो सब चले गए, ऐसा थोड़ा ना होता है भैया। एक एक को चेक करेंगे फिर अंदर भेजेंगे, एक एक को चेक करेंगे फिर अंदर भेजेंगे। तो वो ही जिस तरीके से तुम मूवी हॉल में जाते हो, किसी अच्छे वाले मॉल में जाते हो तो तुम्हारा चेक होता है, तुमको चेक किया जाता है। या तुम जैसे अपने एयरपोर्ट पे जाते हो तो भी तुम्हारा लगेज भी चेक होता है, तुम भी चेक होते हो। ऐसे ही तुम्हारा रेलवे स्टेशन पे भी चेक होता है। तो सेम यहाँ पर भी कुछ चेक पॉइंट्स है जो आयन, जो ये चैनल्स हैं, आयन चैनल्स हैं, वो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि तुम ही अंदर जा सकते हो, तुम ही बाहर आ सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। जब कोई न्यूरॉन आवेगों का संचरण नहीं करते हैं, जब कोई न्यूरॉन आवेग का संचरण नहीं कर रहे तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, विराम अवस्था कहलाती है, रेस्टिंग फेज कहलाती है। यानी कि मान लो ये अपन ने न्यूरॉन बनाए, ये एक्सॉन बना गया, ये हमारी वेसाइकल्स बन गई, लोब्स बन गई, साइनेप्टिक लोब्स बन गई। अब यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पर जो डेंड्राइट्स हैं ये क्या ले रही है, ये संदेश नहीं ले रही है, संदेश नहीं ले रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सोडियम आयन है, देखो सोडियम आयन की तुलना में ये सोडियम आयन क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा। आपको पता है तीन सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ये बात पता है, ट्रांसपोर्ट पढ़ा है अपन ने, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। तो ये 2 पोटेशियम क्या होता है, चूंकि रेस्टिंग फेज है, विश्राम अवस्था है, विश्राम अवस्था है तो कौन सा चैनल काम करेगा, लीकी चैनल, यानी कि अपने आप लीक हो रहा है, नल बंद है, रेस्टिंग फेज है, नल अभी काम नहीं कर रहा, रेस्टिंग फेज है, तो भी पोटेशियम अंदर आता जा रहा है, पोटेशियम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, हम क्या कह रहे हैं, जब रेस्टिंग फेज होगी तो सोडियम आयंस की तुलना में पोटेशियम आयन जो है, या क्लोराइड आयन, जो क्लोराइड आयन है वो अधिक पारगम्य होती है, इजीली सेल में आ जाती है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? इस प्रकार से झिल्ली तंत्रिकाक्ष द्रव्य में उपस्थित ऋण आवेशित प्रोटोकॉल को अपारगम्य हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अंदर क्या हो जाता है, जो ऋण आवेशित प्रोटोकॉल है वो क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है, यानी कि स्टॉप कर देती है, वो पारगम्यता को नहीं दिखाती है। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े। धीरे धीरे तंत्रिकाक्ष द्रव्य में पोटेशियम तथा ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन की उच्च सांद्रता तथा सोडियम की निम्न सांद्रता हो जाती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है भाई, पोटेशियम अंदर आता जा रहा है और बाहर सोडियम तो नहीं जा पा रहा क्योंकि विराम अवस्था है, विराम अवस्था है, पोटेशियम हमारा अंदर आता जा रहा है लेकिन सोडियम हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो क्या होगा, यहाँ पर कैसा एनवायरमेंट हो जाएगा, हमारा सोडियम की निम्न सांद्रता हो जाएगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम मिल जाएगा। इन भिन्नता के कारण सांद्रता प्रवणता, जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सांद्रता प्रवणता यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो झिल्ली पर पाए जाने वाली इस आयनिक प्रवणता को, तुम्हें पता है, एक बात बता देती हूँ, बिल्कुल याद करने वाली बात है, बिल्कुल दिमाग में जहन में डालने वाली बात है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। झिल्ली के अंदर ऋणात्मक प्रवणता देखी जाती है,
झिल्ली के अंदर ऋणात्मक प्रवणता देखी जाती है। क्यों? क्योंकि झिल्ली के अंदर क्या होता है, क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं। झिल्ली के बाहर, मैंने तुम्हें एक वीडियो में पहले भी बताया, भुट्टा खा रहे हो तो उस पर तुम नमक लगा रहे हो, सैलेड खा रहे हो तो उस पर नमक लगा रहे हो, यानी कि बाहर की तरफ क्या ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है, तो पॉजिटिव आयन का होगा, झिल्ली के बाहर ज्यादा होगा। ये याद रखने वाली बात है, एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, नीट में, सॉरी। तो झिल्ली पर पाई जाने वाली आयनिक प्रवणता को सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा, आगे अपना यहां पर कौन सा पंप काम करेगा, ये पंप है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा। इस पंप के द्वारा प्रति चक्र, एक चक्र में इस पंप के द्वारा झिल्ली ये अंदर की तरफ है तो यहां से 3 सोडियम बाहर जाएंगे, ठीक है, और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आएंगे। इस पंप के द्वारा प्रति चक्र में 3 सोडियम बाहर की ओर और 2 पोटेशियम कोशिका में प्रवेश करते हैं। क्या हमने यही बात करी है? यस। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। एक तंत्रिकाक्ष में तंत्रिका आवेग का संचरण प्रदर्शित करते हुए आरेख है ये हमें एक बता रहा है कि मान लो ये एक हमने जो एक भाग लिया है उसको हमने ए बोला है। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा हो रेड कलर, देख लेते हैं एक बार को, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये तुम्हें ए दिख रहा है, ए है, यहाँ पर सोडियम की प्रवणता है, अंदर किसकी प्रवणता होगी, अंदर किसकी प्रवणता होगी, पोटेशियम की होगी, क्लोराइड आयंस की होगी, बाहर किसकी प्रवणता होगी, सोडियम की प्रवणता होगी। तो हमने क्या देखना है कि कैसे सोडियम अंदर जाएगा या सोडियम बाहर कैसे आएगा, पोटेशियम अंदर कैसे आएगा, ये सब चीजें हमने देखनी है। आ जाओ अपन देखेंगे, डोंट वरी। परिणाम स्वरूप तंत्रिकाक्ष झिल्ली की बाहरी सतह पर धन आवेशित, यानी कि ये झिल्ली है, बाहर की तरफ सबसे ज्यादा क्या बढ़ जाएगा, सोडियम बढ़ जाएगा, जबकि आंतरिक सतह पर ऋण आवेशित हो जाती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड आयन आ जाएंगे, पोटेशियम यहाँ पर 2 ही तो आ रहे हैं, यहाँ पर 3 सोडियम जा रहे हैं, यहाँ 2 ही पोटेशियम आ रहे हैं। तो बाहर की तुलना में अंदर की तरफ क्या है, जो धनात्मक है वो कम है और बाहर धनात्मक ज्यादा है, और ऋणात्मक यहाँ पर हम देखें तो बहुत ज्यादा है। आ गई बात समझ में। विराम स्थिति में, यानी कि रेस्टिंग फेज में, नल बंद है, उस अवस्था में प्लाज्मा झिल्ली पर इस विभवांतर में विराम काल विभव कहते हैं। जो यहाँ पर ग्रेडियंट बनेगा उसको क्या करेंगे अपन, विराम कला विभव कहेंगे, जब रेस्टिंग फेज है। क्लियर दैट? जब किसी एक स्थान पर ध्रुवित झिल्ली पर आवेग होता है, यानी कि पोलराइजेशन स्टेट क्या है, इसको समझाने के लिए तुम्हें मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ, ठीक है। पोलराइजेशन स्टेट क्या होती है, यहां पर ये झिल्ली है, तुम्हें पता है सोडियम यहां पर बाहर की तरफ बहुत ज्यादा रहेगा, यहां पर जो अंदर का अपन आवेग की बात करें तो बेटा जो अंदर का आवेग रहता है झिल्ली में वो रहता है -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट का आवेग जो है झिल्ली के अंदर की तरफ होता है बेटा। ये याद रखने वाली बात है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। इस आवेग को बनाए रखने के लिए ही कोशिका आयंस का आदान प्रदान करती है। इज दैट क्लियर? आपको पता है 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, एक पर राउंड में, पर साइकिल पे, है ना, एक साइकिल हो गया। दूसरे साइकिल में भी सेम ऐसा ही होगा, तीसरे साइकिल में भी सेम ऐसा ही होगा। तो तुम्हें क्या होगा, बाहर की तरफ से धनात्मक जो वातावरण है वो ज्यादा हो जाएगा और अंदर की तरफ ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन कंटिन्यूटी में यदि पोटेशियम आए जा रहे हैं, कंटिन्यूटी में पोटेशियम आए जाने वाले हैं, तो जहां पर सिचुएशन क्या थी, पोलराइजेशन वाली थी, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डीपोलराइजेशन स्टेट में आ जाएगी। भी बताती हूं क्या हो रहा है ये, यानी कि ये जो अवस्था ध्रुवण वाली थी, ठीक है,
इसमें क्या होगा, ये विध्रुवण स्टेट में चला जाएगा। और विध्रुवण क्यों करेगा ये, क्योंकि पोटेशियम, मान लो अपन ने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में क्या हुआ, इस ग्राफ में अपन देखेंगे कि सबसे पहले हमारे सोडियम की जो थी वैल्यू ज़्यादा थी, है ना, और यहाँ पर हमारी पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा थी। ये पोटेशियम लिख लो, ये सोडियम लिख लो, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक मिनट, ये हमारा पोटेशियम था, लेकिन जैसे जैसे पोटेशियम आता रहेगा, ये यहाँ पर लिख दो -70, यहाँ पे -60, यहाँ पे -50, यहाँ पे +50, यहाँ पे +60, यहाँ +70, यहाँ +80, ऐसे कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, अब जैसे जैसे अब देखो पोटेशियम अंदर हो गया तो प्लस बढ़ रहा है, अंदर प्लस बढ़ रहा है, तो ये कैसा करेगा, इस तरीके से बढ़ रहा है, यानी कि जो ध्रुवण की स्टेट थी वो किस में चेंज होगी, डीपोलराइजेशन में, यानी कि अपने आप ही पोटेशियम अंदर आता जा रहा है, और अंदर की तरफ क्या हो रहा है, धनात्मक जो वातावरण है वो बनता जा रहा है, और इस स्टेट को हम कहते हैं पोलराइजेशन। और डीपोलराइजेशन स्टेट को हम कहते हैं जब सोडियम अपने आप बाहर जा रहा है और जो पोटेशियम है वो एक नॉर्मल मात्रा में, अंदर ऋणात्मक माहौल है, बाहर धनात्मक माहौल है, तो वो स्टेट कहलाती है पोलर या फिर ध्रुवण स्टेट। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। तो जब ए स्थल की ओर स्थित झिल्ली सोडियम के लिए मुक्त पारगमी हो जाती है ना, यानी सोडियम हो रहा है तो ध्रुवित अवस्था है, पोलराइजेशन स्टेट है, जो हमने अभी पढ़ ली। अब आ जाओ, जिसके फलस्वरूप सोडियम तीव्र गति से अंदर जाते हैं और एक सतह पर एक विपरीत ध्रुवता को दिखाते हैं। क्यों, अब देखो एक और बात, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि बाहर तुमने बोला बहुत ज्यादा सोडियम है, तो ये क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना पसंद करेंगे। यदि आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ रखा है तो ये चीजें एकदम क्लियर होगी। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाएंगे, यानी ये डिफ्यूजन करने लग जाएंगे आराम से। अभी डिफ्यूजन तो नहीं कर सकते, लेकिन गेटेड चैनल, लीकी गेटेड चैनल या आयन गेटेड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल के थ्रू ये आराम से आ सकता है, तो ये अंदर आने की कोशिश करेगा। एक सतह पर विपरीत ध्रुवता हो जाती है, अब अलग अलग हो गई ना, एक तरफ तो ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया, अंदर ऋणात्मक कम हो गया, क्यों, अंदर भी जो पॉजिटिव है वो बढ़ता जा रहा है। अर्थात झिल्ली की बाहरी सतह पर ऋणात्मक आवेशित तथा आंतरिक सतह पे धनात्मक आवेशित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सोडियम बोलेगा मैं अंदर आऊं, पोटेशियम जब अंदर ज्यादा हो जाएगा तो ये बोलेगा मैं बाहर जाऊं, तो उल्टा हो गया। पहले हमारी सतह पर हमेशा सोडियम रहता था और अंदर पोटेशियम रहता था, लेकिन जब ध्रुवण अलग हुआ, सोडियम की मात्रा ज्यादा हुई, तो ये कहता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाऊंगा, तो ये अंदर आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर भी पोटेशियम आयन बढ़ गया तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। क्या होगा इस केस में, ए स्थल पर झिल्ली की विपरीत ध्रुवता होने लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं, विध्रुवीकरण कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ए झिल्ली की सतह पर विद्युत विभवांतर क्रियात्मक विभव कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया -70 मिलीवोल्ट जो है वो बढ़ता जाता है, जिसे तथ्यात्मक रूप से तंत्रिका आवेग कहा जाता है, और यही आवेग कहलाता है, मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, विध्रुवण हो रहा है, आवेग आगे की तरफ जाता जा रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। तंत्रिकाक्ष के कुछ आगे जैसे बी स्थान, मतलब यानी कि ए स्थान तो क्लियर कर लिया उसने, अब वो कहाँ पहुंच गया आवेग, बी स्थान पर। तुम्हें पता है यहाँ पर ये माइलिन की शीट है, यहाँ पर ये माइलिन की शीट है, नोड ऑफ रेनवियर पे पहले सोडियम यहाँ पहुंचा, दूसरी बार अब सोडियम यहाँ, यानी कि आवेग पहली बार यहाँ आ गया, दूसरी बार आवेग। अब तुम ये सोचोगे कि आवेग हमेशा ऐसे ही नहीं जाता, पहले सोडियम अंदर आता है, फिर सोडियम बाहर जाता है, फिर सोडियम अंदर आता है, फिर सोडियम बाहर जाता है, जंप नहीं करता कि अरे ये लो, ऐसे नहीं जाता, पहले अंदर आएगा, फिर एक स्टेप रखेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से जो नोड ऑफ रेनवियर है वहां से हेल्प मिलती है हमें आवेगों के संचरण करने में। परिणाम ये क्या हो गया फिर, तंत्रिका से कुछ आगे जैसे बी स्थान है, झिल्ली की बाहरी सतह पर धनात्मक आवेश, झिल्ली की बाहरी सतह पर वापस से क्या होगा, धनात्मक आवेश हो जाएगा, और आंतरिक सतह पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। ये हमने बात कर ली।
परिणाम स्वरूप ए स्थल से बी स्थल की ओर झिल्ली के आंतरिक सतह पर आवेग विभव का संचरण हो जाता है। यानी कि जो मैसेज उसको कन्वे करना था वो ए स्थान से बी स्थान पर इजीली पहुंच जाता है विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन टू डीपोलराइजेशन, ध्रुवण अवस्था से विध्रुवण अवस्था में। विराम अवस्था से मतलब जहां पर अपने पास क्या था, लीकी अपने पास चैनल पंप से या लीकी पंप से, जिससे कि आराम से पोटेशियम आयन आराम से अंदर की तरफ जाता, जबकि नल हमारा बंद था। इज दैट क्लियर? अतः स्थान हे पर आवेग क्रियात्मक विभव उत्पन्न करता है। अब ये विभव उत्पन्न करेगा। तंत्रिकाक्ष की लंबाई के समांतर क्रम का पुनरावर्तन होता है और आवेग का संचरण होता है। कैसे? जैसे ये क्या होगा, एक्सोन है, यहाँ पर अपने पास नोड ऑफ रेनवियर है, माइलिन शीथ है, यहाँ पर सोडियम आएगा, फिर जाएगा, फिर अंदर आएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, ए बी सी डी ऐसे करते करते जितनी एक्सोन की लंबाई है, जितनी तंत्रिकाक्ष की लंबाई है, आवेग यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा, इस साइनेटिक लोब की तरफ पहुँच जाएगा और फिर ये जाएगा दूसरे न्यूरॉन की तरफ। इस तरीके से आवेगों का संचरण देखा जाता है। इज दैट क्लियर? आगे आ जाओ। उद्दीपन द्वारा प्रेरित सोडियम में बढ़ी पारगम्यता क्षणिक होती है, थोड़ी देर के लिए ही होती है और उसके तुरंत पश्चात पोटेशियम के प्रति पारगम्यता बढ़ जाती है। सोडियम आ रहा है तो पोटेशियम भी तो जाएगा। इज दैट क्लियर? कुछ ही क्षणों के भीतर पोटेशियम झिल्ली के बाहरी और परासित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पोटेशियम हो गया तो क्या बोलेगा, मैं तो जहाँ कम है वहाँ जाऊँगा, तो पोटेशियम बाहर की तरफ जाना पसंद करेगा और उद्दीपन के स्थान पर विराम विभव का पुनः संग्रह करता है और तंतु आगे के उद्दीपनों के लिए एक बार फिर से उत्तरदायी हो जाते हैं। यानी कि एक नोड पे पहुंच गया, दूसरी नोड पे पहुंचने के लिए वापस से वही करना पड़ेगा, फिर वापस से वही प्रोसेस, तो धीरे धीरे ये सेम प्रोसेस यहाँ पर बताता रहेगा। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से आवेग बनते हैं, कितने चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम किस तरीके से कार्य करता है। आशा करती हूँ कि ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।